आज हम बात करेंगे कॉप 28 के बारे में, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये कॉप है क्या, इसका संबंध हमारे एनवायरनमेंट से किस प्रकार से है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं गार्गी गुप्ता जीजे एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। दोहा सम्मेलन 2012 कॉप का 18 सम्मेलन था ये। इसमें अमेरिका के नेतृत्व में ये सम्मेलन हुआ दोहा शहर में। धनी देशों ने निर्धन देशों की मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया। देखिए, निर्धन देशों की क्या डिमांड थी कि भाई हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित सारे तरीके अपना लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। वित्तीय रूप से हम उस कार्य को नहीं कर सकते जो कि इन सम्मेलनों में निर्धारित किए गए हैं। उसके लिए हमें फंडिंग की चाहिए या पैसा हमारे पास नहीं है उतना। तो वो ये डिमांड कर रहे थे कि जो विकसित देश हैं वो उन गरीब देशों को या निर्धन देशों को पैसा दें। पर इस चीज को जो एनेक्स देश थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो दोहा सम्मेलन में इसकी बात हुई थी कॉप 18 में। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको अस्वीकार कर दिया गया। बार बार संशोधनों के प्रस्ताव आने के बावजूद धनी और निर्धन देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोगात्मक कार्य मंच की सहमति नहीं बन पाई। इसमें नामा, एक नाम है नामा, नेशनल एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, इसका संचालन किया गया। ये क्या है, विकासशील देशों में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के रूप में नीतियों और कार्यों का एक सेट है। बाली सम्मेलन 2007 में हुई बातचीत के आधार पर दोहा कॉप 18 में यह निर्णय लिया गया कि विकासशील देश नामा के तहत ग्रीन हाउस गैसों के लिए शमन के लिए कार्यवाही करेंगे। यूएनएफसीसीसी द्वारा प्लेटफॉर्म नामा रजिस्ट्री की स्थापना की गई, जिस पर देश राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उत्सर्जन शमन कार्यों का विवरण दे सकेंगे ताकि उन्हें उचित वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। अमीर देशों ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित निर्धन देशों की मदद करने के लिए कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं जताई। उस समय भी सरकारें 2015 तक एक सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते को तैयार करने हेतु राजी हो गई, जिसमें सभी देश सम्मिलित होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल संशोधन, क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन किए गए ताकि कार्बन उत्सर्जन की मात्रात्मक कटौती को और प्रभावी बनाया जा सके। कब संशोधन किए गए, कॉप 18 के अंतर्गत। और कॉप 18 कब किया गया था, कॉप 18 का सम्मेलन 2012 में हुआ था। और 2012 में ही रियो प्लस 20 भी हुआ है। रियो प्लस 20 एक कॉन्फ्रेंस की गई वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूएनसीईडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को 20 वर्षों बाद, प्लस 20 इसलिए कहा गया क्योंकि ये 20 वर्ष बाद की गई थी। 13 से 22 जून 2022 के मध्य ब्राजील के इसी शहर रियो में आयोजन इसका किया गया है। यूएनसीएसडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें 3 बातों पर बात की गई, 3 बिंदुओं पर। पहला था सतत विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, निर्णयों को मानने और उसको लागू करने के अंतर को कम करना, और नई और तेजी से उभरती चुनौतियों का सामना करना। उसके बाद है वर्षा सम्मेलन 2013 में किया गया, कॉप 19 इसको कहा जाता है। पोलैंड के वर्षा शहर में इसका आयोजन किया गया। वर्ष 2015 तक सार्वभौमिक कानूनी संधि को तैयार करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। सरकारों ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC की घरेलू तैयारी करने का निर्णय लिया ताकि दिसंबर 2015 से पहले उसे तैयार कर लिया जाए।
डर्बन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है और ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये दीर्घ अवधि वित्त है, का निर्माण इसमें किया गया। REDDD प्लस वर्षा फ्रेमवर्क की बात इसमें कही गई। क्षति एवं नुकसान हेतु वर्षा अंतरराष्ट्रीय तंत्र की बात इसमें करी गई। इसके बाद है लीमा सम्मेलन, कॉप का 20 सम्मेलन है। कॉप 20 सम्मेलन 2014 में किया गया लीमा में जलवायु सम्मेलन। लीमा कहाँ है? पेरू एक शहर है लीमा। ये 1 से 24 दिसंबर 2014 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 194 देशों ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति वाला प्रारूप स्वीकार किया। इस समझौते को जलवायु का लीमा आह्वान नाम दिया गया। देखिए, लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन के साथ विश्व एक नए सार्वभौमिक जलवायु समझौते की ओर कदम बढ़ाया। दोनों तरह के विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा GCF में 10 अरब लक्ष्य का पूंजीकरण किया जाएगा, ऐसा निर्धारण किया गया। पारदर्शिता और विश्वास निर्माण का स्तर नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। इसमें मल्टीलिटरल असेसमेंट, बहुपक्षीय मूल्यांकन की भी बात इसमें की गई। शिक्षा एवं जागरूकता पर लीमा मंत्री स्तरीय उद्घोषणा में सरकारों को स्कूली पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय विकास योजनाओं में जलवायु जागरूकता को सम्मिलित करने के लिए कहा गया। देखिए, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स जैसे GCF है, LMA है, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स इसमें आ रही हैं, तो इसके लिए मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं छोटे छोटे से, जिन्हें मैंने इसमें बताया है शॉर्ट में, तो आप उनको देख सकते हैं। इसके लिए ये फॉर्म मैंने यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो कई बार ये फॉर्म आ जाती है, तो इसके लिए कंफ्यूज ना हो, आप शॉर्ट देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस शॉर्ट में मैंने इस हर टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। जलवायु परिवर्तन के मुकाबले हेतु सरकारों द्वारा जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस एवं विभिन्न मौजूद निधियों को प्रदान करने के लिए समन्वय पर वार्ता की गई। संयुक्त राष्ट्र ने देशों को अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती समझौता, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि को स्वीकृत देने का प्रयासों को तेज करने को कहा, ताकि 2020 तक वैश्विक जलवायु कार्यों को उपलब्ध कराया जा सके। लीमा क्लाइमेट एक्शन एजेंडा के भाग के तहत नए जलवायु कार्य पोर्टल, जिसका नाम क्या है? नज़्का जलवायु कार्य पोर्टल, नज़्का क्लाइमेट एक्शन पोर्टल की स्थापना की गई। लीमा सम्मेलन में विकसित देशों के कार्यों को पारदर्शिता प्रदान करने के लिए ये काम किया गया। देखिए, कानकुन, डरबन और दोहा में जो सम्मेलन में निर्णय लिए गए थे, उनके परिणाम स्वरूप उत्सर्जन कटौती के मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए जो कार्यान्वयन हेतु पहली बार बहुपक्षीय मूल्यांकन को स्थापित किया गया था। इसमें REDD प्लस हेतु 1 एवं लीमा सूचना केंद्र इसमें निर्धारित किए गए। पेरिस सम्मेलन COP 21 2015 पेरिस फ्रांस का सम्मेलन है। 30 नवंबर से दिसंबर 2015 के मध्य किया गया ये सम्मेलन। 2015 में कौन सा सम्मेलन था COP का? 21वां जो पेरिस में हुआ है। धरती के बढ़ते तापमान और कार्बन उत्सर्जन अंकुश लगाने की बात इसमें की गई। इसमें देश क्या थे? 196, अब तक 94 थे, उससे पहले 91 थे। इसमें देशों की संख्या बढ़ गई, COP 21 में देश हो गए 196। पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में इस शताब्दी के वैश्विक तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना तय किया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए देशों को क्षमतावान बनाने का लक्ष्य भी इसमें तय किया गया। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
तीव्रता और कमी, पारदर्शी प्रणाली और सर्वेक्षण, जलवायु का कार्रवाई लेखांकन किया गया। अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने हेतु क्षमता का विस्तार करने की बात इसमें कही गई। नुकसान, क्षति, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से उबरने के लिए भी क्षमता निर्माण की बात इसमें बात की गई। सहयोग, स्वच्छता हेतु वित्तीय सहयोग की बात की गई। भारत 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 62वां देश बना। 4 नवंबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। ये भी बात ध्यान रखने वाली है, पेरिस समझौता जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच 2015। पेरिस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें की थी, उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की घोषणा की गई थी। सहयोग हेतु सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IASTA, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में है। यह सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल 121 देशों का संगठन है। इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को भारत एवं फ्रांस ने मिलकर $400 मिलियन के लक्ष्य वाली इस संस्था में भारतीय हिस्सेदारी $30 मिलियन की इसमें बात की गई। 400 मिलियन जो है वो फ्रांस के और $30 मिलियन की हिस्सेदारी जो है वो भारत की इसमें थी। वर्ष 2022 तक 175 यह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के भारतीय लक्ष्य के आलोक एजेंसी भारत हेतु महत्वपूर्ण है। मार्केश सम्मेलन, इसको कहते हैं COP22। मार्केश सम्मेलन जो है 2016 में हुआ। मोरक्को के मार्केश शहर में हुआ। ये इसलिए इसे मार्केश सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें COP22 के साथ क्योटो प्रोटोकॉल 12वें सत्र का भी इसमें आयोजन हुआ। इसके अंतर्गत 2020 से पेरिस जलवायु समझौते को हर हाल में लागू करने का आह्वान किया गया। पेरिस जलवायु समझौते के अनुमोदनकर्ता लगभग 100 पक्षकारों का प्रथम सत्र था। यानी जो पेरिस जलवायु समझौते की बात की गई तो उनका एक फर्स्ट सेशन था जिसमें 100 लोगों ने इसमें मिलकर हस्ताक्षर किए थे। इसे CMA-1 के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन के दौरान पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ सभी पक्षों ने कार्य करने की सहमति जताई थी। इसके बाद है वॉन सम्मेलन, कोप का 23वां सम्मेलन है, 2017 में हुआ। जर्मनी के वॉन शहर में हुआ ये सम्मेलन 6 से 17 नवंबर 2017 में। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें क्या था? CMP का 13वां सम्मेलन और CMA का दूसरा सम्मेलन इसमें हुआ। पेरिस समझौते की लागू करने पर बल दिया गया इसमें 2020 को। टलानोआ वार्ता के रूप में इसमें बात की गई और स्टॉक टेकिंग सत्र इसके जो है होने की निर्धारण किया गया। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में उठाई जा रही पहलों की समीक्षा भी इसमें की जाएगी, ऐसा निर्धारित किया गया। पोलैंड सम्मेलन COP24 के नाम से जाना जाता है। पोलैंड सम्मेलन को ये कैट्रोवाइस शहर में किया गया इस सम्मेलन, इसे कैट्रोवाइस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 2 से 14 दिसंबर 2018 को ये सम्मेलन किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के शामिल सदस्यों का सम्मेलन CMP14 भी इसके साथ साथ आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन में 2015 में किए गए
पेरिस समझौते के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश व तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य इसमें किया गया। भारत ने पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के साथ साथ COP24 में प्रतिबद्धता और नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना को प्रदर्शित किया। मैड्रिड सम्मेलन COP25 के नाम से जाना जाता है। मैड्रिड सम्मेलन 2019 में किया जाने वाला सम्मेलन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये सम्मेलन किया गया 2 से 3 दिसंबर 2019 में। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। यानी इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ, या मतलब इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। डिस्कशन नहीं हुआ, नहीं, निर्णय नहीं लिया गया। इसमें उन गरीब देशों की मदद करने के लिए घोषणा का समर्थन किया गया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी धन का आवंटन नहीं किया गया। बात की थी कौन से सम्मेलन में इस विषय में बात हुई थी, गरीब देशों वाली बात? कोप के 18वें सम्मेलन में ये बात हुई थी कि गरीब देश जो विकासशील देश हैं उनको धन दिया जाए, फंडिंग की जाए उनके लिए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। फंडिंग नहीं की गई इसमें, लेकिन उनके लिए समर्थन किया गया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। COP15 के अंतिम घोषणा में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्य के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया गया। अब है COP26। ये देखिए, इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि कोप का जो 25वां सम्मेलन था वो 2019 में हुआ था और ये 26वां सम्मेलन 2021 में हुआ, क्योंकि 2020 में कोविड-19 के कारण जो था ये प्रभावित हुआ था, इफेक्टिव हुआ था, इसलिए 2020 में कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। तो 26 वाला जो सम्मेलन था ग्लासगो शहर में हुआ था, इटली के, 2021 में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें 5 सूत्रीय एजेंडा दिया था। इसको अमृत तत्व के नाम से देखा गया या कहा गया इसे अमृत तत्व। इसमें क्या 5 तत्व थे? पहला था शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो इमिशन की बात इसमें की गई, यानी कार्बन तटस्थता को लेकर इसमें बात की गई थी। इसमें शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो है 2070 तक करने की बात की थी और इसमें एलईडी का प्रयोग करने की बात इसमें की गई थी, जिससे कि ऊर्जा जो है वो कम खपत हो। 2030 तक 40 टन उत्सर्जन बचाने की स्थिति में हमारा देश पहुंच जाए। दूसरी बात इसमें की गई थी कार्बन उत्सर्जन और तीव्रता को कम करने की। भारत ने 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम कर देगा, ऐसी बात कही इसमें। इससे क्या होगा? कार्बन की तीव्रता को 45% कर देगा। अक्षय ऊर्जा की बात इसमें कही गई थी। अक्षय ऊर्जा मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसकी बात की गई है इसमें, जो कि भारत में गैर तरल स्रोतों के माध्यम से 2030 तक बिजली उत्पादन को 150 वॉट से बढ़ाकर 500 जीवी करने का निर्णय लिया गया। भारत ने 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का वादा किया है। यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करने से उन्होंने ऊर्जा की खपत को कम करने की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट है एक अनिवार्यता के रूप में वित्त और तकनीकी का प्रयोग। इसमें 51 ट्रिलियन की मांग की है। जीवन शैली को चेंज करने की बात की है, जिसमें कहा है कि भारतीय संस्कृति और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व सुनिश्चित करने की बात की गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों या उनकी शिक्षाओं से मिलती है।
कोप का 27वां सम्मेलन जो है 2022 को हुआ। कहाँ हुआ? इसको लॉस एंड डैमेज फंड के नाम से जानते हैं। ये शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ नवंबर 2022 में। ये विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी की समाधानों को बढ़ावा देने के लिए हुआ। इसमें नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस की स्थापना वर्ष 2007 में यूरोपीय संघों द्वारा की गई थी। उसकी बात इसमें की गई। यह प्रभावी वार्तालाप सहयोग के द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य, विकासशील और अत्यंत कम विकसित देशों की इन परिवर्तनों से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ तक कोप के 27 सम्मेलन हो चुके हैं वर्ष 2022 तक। अब जो लेटेस्ट सम्मेलन है कोप का, वो वर्ष 2023 में होगा। 28वां सम्मेलन कब होगा? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये इस बार यूजीसी नेट में पूछ लिया जाए, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं कि ये सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच होगा। मे भी उस समय आपका नेट का एग्जाम भी चल रहा होगा, तो करंट अफेयर्स के रूप में इसे पूछा जा सकता है। इस सम्मेलन की जो बातें हैं वो क्या हैं? इसमें एक तो क्योटो प्रोटोकॉल की मीटिंग के बारे में बात की जाएगी। कौन सी मीटिंग? 18वीं मीटिंग। सीएमपी की 18th मीटिंग की बात की जाएगी। और पेरिस समझौते की मेजबानी की सीएमए की 5वीं मीटिंग की बात इसमें होगी। एसबीआई 59 की बात होगी, यानी सब्सिडियरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस की 59वीं मीटिंग इसमें होगी। तो ये सारे इसके मेन मुद्दे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आपका कोप का जो टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ी लंबी चली, इसके लिए तो मैं ये कहूंगी कि ये आपके लिए ही फायदेमंद होगी। कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए मैं ध्यान रखूंगी। बाकी वीडियो देखने में आपको जैसी लगी हो आप देखिएगा। आगे भी मैं अच्छी वीडियो लाती रहूंगी अच्छे टॉपिक से रिलेटेड। यूजीसी नेट की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।